नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 22वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि छात्रा कस्मिंश्चिद गतिविधौ लग्नाः, यानी कि कहा जा रहा है कि यदि कोई छात्र किसी गतिविधि में संलग्न है, संति तदा शिक्षकस्य तय सह पारस्परिक व्यवहार, यानी कि अगर कोई बच्चा कोई बालक किसी गतिविधि में संलग्न है तो उसका और शिक्षक का परस्पर जो बातचीत होता है, जो परस्पर व्यवहार होता है, जो परस्पर इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जो बातचीत होता है, वो क्या करता है, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि भाषाया सह क्रीड़ा द्वारा बालानाम गृह भाषाया अधिगमार्थ सहायकः भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा सीखने में ये सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए, प्रश्न में हमको ये क्लियर नहीं किया गया कि जो उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो उसकी मदर टंग में हो रहा है या फिर टारगेट लैंग्वेज में हो रहा है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में भी तो इंटरेक्शन हो सकता है, जो द्वितीय भाषा है उसमें भी तो इंटरेक्शन हो सकता है। तो कहाँ अगर द्वितीय भाषा में इंटरेक्शन होगा तो कहाँ उसको मदर टंग सीखने का मौका मिलेगा? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है कि किस भाषा का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर केवल ये बात कही गई है प्रश्न में कि वो परस्पर बातचीत कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन कर रहे हैं। किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसका बात ही नहीं किया गया है, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये टारगेट लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है। चौथे विकल्प में मदर टंग की केवल बात कर रहा था, जो कि गलत इसलिए हो गया क्योंकि भाषा क्लियर नहीं है कि फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर सेकंड लैंग्वेज। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, ज्ञानस्य प्रमाणिक स्रोता ददाति, कहा जा रहा है कि बच्चे और टीचर जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो प्रमाणिक स्रोत के तौर पर होगा बच्चों को ज्ञान देने के संदर्भ में। तो देखिए, प्रश्न आप संस्कृत का सॉल्व कर रहे हैं, यानी भाषा से रिलेटेड है, तो जो कुछ भी बच्चे को हम लोग वर्बली बताते हैं वो प्रमाणिक स्रोत के तौर पर नहीं देखा जाता है। प्रमाणिक सामग्री क्या होता है, आप लोगों ने कई प्रश्नों में देखा होगा, कोई भी एक ऐसी लिखित सामग्री जो कि बच्चे के स्थानीय भाषा की बात करे वो होता है प्रमाणिक सामग्री। ठीक है, तो यहां पर लिखित रूप में होना चाहिए प्रमाणिक सामग्री। यहां पर वर्बली कम्युनिकेट किया जा रहा है टीचर और बच्चे के बीच में, तो इसे हम लोग प्रमाणिक सामग्री के तौर पर नहीं देखते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बालानाम क्रीड़ा समय भाषाधिगम भार युक्तम करोति, कहा जा रहा है कि बच्चे जब क्रीड़ा करते हैं यानी कि खेल खेल रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, उस दौरान भाषा का जो अधिगम होता है वो बच्चों के लिए भार होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, संदर्भानुसारम भाषाया संप्रेषणस्य च विकासे सहायकः भवति, यानी कि संदर्भ के अनुसार बच्चे का भाषा विकसित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जा रहा है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। संदर्भ अनुसार का मतलब क्या हुआ कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी गतिविधि कर रहा है, तो उसी संदर्भ में बच्चे से उसी संदर्भ में बातचीत की जा रही है और उसी बातचीत के दौरान बच्चे की भाषा का विकास हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब बच्चा इंटरेक्शन करेगा, टीचर से बातचीत करेगा, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा। वही बात विकल्प नंबर 1 में कही गई है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषायोः श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषा द्वयम प्रति उद्भाषणम, यानी कि हमसे यह कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा है जो कि अपने परिवेश में दो भाषाओं को सुनता है, ठीक है, तो दो भाषाओं को सुनना उसके लिए किस प्रकार से क्या करेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता की बात करता है, क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है। यानी बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करेंगे और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे और विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य लैंग्वेजेस को सीखेंगे। ये होता है बहुभाषिकता। यानी कि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसे एक पॉजिटिव सेंस में देखता है, क्योंकि बच्चे को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर यही प्रश्न में देखा जाए तो यहां पर भी बोला गया है कि एक बालक को अपने परिवेश में दो भाषाओं को सुनने का मौका मिलता है, तो ये तो उसके लिए एक संसाधन का काम करेगा ना एनसीएफ के अनुसार, कि उसको जितना ज्यादा भाषाएं सुनने का मौका मिल रहा है वो उसके लिए उतना अच्छा माहौल होगा उन भाषाओं को सीखने के संदर्भ में, यानी कि वो माहौल कहीं ना कहीं अनुकूल होगा बच्चे के लिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए विकल्प ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है परस्परम बाधकम भविष्यति, कहा जा रहा है कि जो दो भाषा सुना जा रहा है वो परस्पर एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप अंग्रेजी भी पढ़ते हो सकता है आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश बच्चों की जो मदर टंग होती है वो हिंदी होती है, तो
आपने हिंदी मदर टंग एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, अब संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो क्या एक लैंग्वेज आपको दूसरे लैंग्वेज समझने में बाधा उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी जो मदर टंग होती है वो आपकी हेल्प कर रही होती है आपके टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। तो ये विकल्प कह रहा था बाधा उत्पन्न करती है, तो विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कमपि भेदम ना जानिष्यति, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये कहा जा रहा है कि उनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे बच्चे, यानी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया। क्या आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, तो क्या तीनों लैंग्वेज में आप कोई अंतर नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, सभी चीज़ों को आप बिल्कुल अलग रखते हैं, अंतर कर पाते हैं, क्योंकि ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, बालेभ्य प्रतिकूलम भविष्यति, प्रतिकूल यानी कि उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है, तो अगर अगेंस्ट होता तो एनसीएफ कभी भी इस बात की पैरवी नहीं करता कि जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी उतना ज़्यादा एक संसाधन होगा, तो इसे एनसीएफ पॉजिटिव सेंस में मानता है, और ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बालेभ्य अनुकूलम भविष्यति, यानी कि जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी बालकों के लिए अनुकूल परिस्थिति होगी, एक संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालानाम भाषा विकासे सर्वतो महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, यानी कि बच्चों के भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो विकल्प भी हमारा पॉजिटिव वाला ही होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, कहा जा रहा है कि वयस्कानाम अनुकरणम, अनुकरण यानी कि बड़ों को देख करके अनुकरण करने की बात की जा रही है। तो आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ भी संरचनावाद को ही सपोर्ट करता है। संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखने का व्यवहारवाद समर्थन करता था, जबकि जो संरचनावाद है वो ये मानता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का रचना स्वयं करेंगे, ना कि अनुकरण करके करेंगे। तो ये विकल्प तो निगेटिव हो गया, क्योंकि अनुकरण करना व्यवहारवाद मानता था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संरचनावाद को सपोर्ट करती है, और संरचनावाद के हिसाब से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि अनुकरण करते हैं। तो यह विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रुटिनाम संशोधनम, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा सीखने का, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग त्रुटियों को संशोधित करना है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। केवल गलतियों को सुधारते रहेंगे तो क्या हम भाषा को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। केवल त्रुटि सुधारना निश्चित तौर पर एक उसका पार्ट जरूर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है भाषा विकास में। ठीक है, तो इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, तास्याम भाषाया पुनः पुनः प्रयोग अभ्यास सच, बार बार प्रयोग करने, बार बार अभ्यास करने, रिपीटिशन की बात की जा रही है, ड्रिल की बात की जा रही है। तो जो भी बार बार रिपीटिशन की बात करेगा, ड्रिल की बात करेगा, वो मशीन की तरह बच्चे से व्यवहार कराने की बात करता है, कि एक ही चीज़ को लगे पड़े हैं रटने में, एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। एक ही चीज को मशीन की तरह थोड़ी व्यवहार करना है। जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बनता है, ना कि अधिगम। जैसे कि देखिए, सुबह उठते ही आप पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, तो अगर आप किसी एक दिन वॉशरूम नहीं जाएंगे तो उस टाइम पर आपको प्रेशर आ जाएगा। तो ये आपका अधिगम नहीं बोला जाएगा, ये आपकी आदत बोली जाएगी, कि आपने अपने आदत में उसे ढाल लिया है कि सुबह उठते ही आप शौच जाते हैं। इस वजह से अगर आप शौच नहीं गए तो आपका जो दिमाग है वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपको प्रेशर आ चुका है, आपको वॉशरूम जाना चाहिए। वो आपकी आदत है, ना कि आपका अधिगम। ठीक है, तो एक ही चीज को जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो आदत बनता है, ना कि अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, तस्याह भाषायाः अवसरः, यानी कि यह कहा जा रहा है कि बच्चे को जितना उस लैंग्वेज को बोलने का अवसर दिया जाएगा उतना ही बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भाषा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त कर पाए, या फिर लिख करके अभिव्यक्त कर पाए। तो यहाँ पर बच्चे को जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करने का मौका देंगे उतना ही बच्चे का जो भाषा विकास होगा वो सर्वोत्तम तरीके से हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन शिक्षणे बालानाम स्वच्छंद आरेखनम एकम महत्वपूर्णम चरणम अस्ति यतः तदा बालाः प्रयासम कुर्वन्ति, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि लेखन सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए बालकों के द्वारा कुछ अपने इच्छा से जो इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, अर्धगोला, पूर्ण गोला, विभिन्न प्रकार के आड़ी तिरछी रेखाएं खींची जाती है। ये एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है बच्चों को लिखना सिखाने से पहले। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि बालकों के द्वारा ये प्रयास जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं।
कहा जा रहा है कि वयस्कान अनुकर्तुम, यानी कि बड़ों का अनुकरण करने की बात की जा रही है। तो मैं बार बार इसके पहले वाले भी विकल्प में आपको बता चुका हूं कि जहां पर अनुकरण वर्ड आ जाएगा वो आपका निगेटिव माना जाता है, क्योंकि अनुकरण व्यवहारवाद मानते थे और संरचनावाद ये मानते हैं कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। बच्चा तो सक्रिय है ना, चाहे किसी भी प्रकार की लाइन बना रहा हो, आरेख बना रहा हो, तो वो बच्चा सक्रिय है, तो ये अनुकरण नहीं कहा जा सकता। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, पठने लेखने अंक गणिते च किंचित कालम यापयुतम। प्रश्न हमसे पूछा गया था लिखना सीखने से पहले, लेखन शिक्षण से पहले, तो यहां पर पठन की बात नहीं आएगी, अंक गणित की बात नहीं आएगी, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, अक्षराणि शब्दनान च निर्मातुम यदा प्रभृति तय लेखनी अंकनी वा वर्धते, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के आड़ी तिरछी रेखाओं को खींच करके एक तरीके से शब्दों को लिखना शुरू करते हैं, अक्षरों को लिखना शुरू करते हैं, और पहले दिन से ही वो एक तरीके से लिखना, प्रभावी लिखना सीख जाते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि पहले बच्चे जब इस प्रकार की आकृतियां बना रहे हैं तो वो वर्ण या फिर शब्द लिखने निर्माण की बात नहीं आएगी, ये उनका कहीं ना कहीं अर्थबोध कर रहा होता है। बच्चा उस विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बना करके, विभिन्न प्रकार के लाइन को बना करके उन चिन्हों का कहीं ना कहीं अर्थ समझ रहा होता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, पहला विकल्प गलत हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दूसरा वाला यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, तेभ्य चिन्हभ्य तेषाम कृते अर्थम बोधयुतम, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो उन चिन्हों का अर्थ निर्माण कर रहे होते हैं, चिन्हों का अर्थ निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे कि जब आप बचपन में होंगे तो आपको क कैसे लिखना सिखाया गया था, गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, बकरी का पूंछ और बाबा जी का मोच। तो यहां पर इन सभी आकृतियों को मिला करके आप क वर्ड लिखना सीखे थे, यानी कि ये सब जो आकृतियां थी इन सब का आप बचपन में अर्थ निकाल पा रहे थे और इन अर्थों को मिला करके ही पूरा वर्ड लिखना सीख रहे थे। डायरेक्टली आप शब्दों को, अक्षरों को लिखना नहीं सीख रहे थे, आप इन आकृतियों का अर्थ समझ करके फिर इसको कहीं ना कहीं मिला करके फिर शब्द बना रहे थे, अक्षर बना रहे थे। पहले विकल्प में कह रहा है कि डायरेक्टली आप अक्षर बनाना, शब्द बनाना सीख गए थे, इस वजह से निगेटिव हो गया था। दूसरे विकल्प में यह बात कहा जा रहा है कि बच्चे पहले इस आकृतियों का अर्थ समझते हैं, उसके बाद से इनको मिला करके पूरा शब्द या फिर अक्षर लिखना सीखते हैं। तो विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु का उक्ति समचीना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एप्रोप्रिएट है, हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेखनम अस्ति उत्पादः, यानी कि कहा जा रहा है कि जो राइटिंग होता है वो एक प्रोडक्ट होता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि राइटिंग जो होता है वो एक प्रोसीजरल अप्रोच है, प्रक्रिया उपागम होता है। जैसे कि जब हम लोग किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिखने का मतलब क्या होता है, लिखने का मतलब ये होता है कि हम लिख करके अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करें। तो सबसे पहले हमारे अंदर उस टॉपिक के बारे में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, यानी जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। सबसे पहले मानसिक उद्वेलन होगा, उसके बाद से एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार किया जाता है। आउटलाइन में क्या होता है, एक मोटा मोटी बाउंड्री सेट किया जाता है कि कितने शब्दों में हमें इस लेख के बारे में लिखना है, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में कोई पूरी किताब भी लिख सकता है, कोई 500 शब्दों में समराइज भी कर सकता है, कोई एक पैराग्राफ में भी समराइज कर सकता है। तो आउटलाइन में मोटा मोटी बाउंड्री सेट की जाती है कि कितना शब्दों में हमें लिखना है। इसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है कि क्या हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा। उसके बाद से उसकी चेकिंग होती है कि क्या इसमें करेक्शन क्या हो सकता है, और अगर उसमें कुछ एरर होता है तो करेक्शन भी किया जाएगा, और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग करने के बाद से पूरा लेख फाइनलाइज किया जाता है। ये होता है प्रक्रिया उपागम, यानी कि जो हम लोग अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं लिख करके, वो कहीं ना कहीं चरणों से होकर के गुजरता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट तक हम लोग नहीं पहुंच जाते हैं। चौथा विकल्प ने डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा था, चरण की बात नहीं कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, हस्तलेखनम नाम कर्द दोपरी शब्दानाम स्थापनम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि हैंडराइटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है वो शब्दों को पेपर पर लिख दें, रख दें, पुट डाउन कर दें। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि प्रश्न हमसे किसके बारे में पूछा गया, लिखने के बारे में पूछा गया, और लिखना हैंडराइटिंग से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चा बहुत हैंडराइटिंग उसकी अच्छी भी नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपने मौलिक विचारों को अच्छे से लिख ले रहा है, भले ही उसकी हैंडराइटिंग कैसे भी हो, तो उसे हम लोग अच्छा लेख मानते हैं। हैंडराइटिंग का लेखन से कोई भी लेना देना नहीं है। हैंडराइटिंग हमारे लिखे गए शब्दों को सुंदर दिखाती है, दृश्यात्मक तौर पर सुंदर होता है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन उसका लेख एक तरीके से उसका लेख कैसा है वो इस बात से तय होगा कि वो अपने मौलिक विचारों को सही से एक्सप्रेस कर पाया है अथवा नहीं। ठीक है, पहले विकल्प की बात करेंगे, लेखनम हस्तलेखनम च उभे समाने, यानी कि कहा जा रहा है कि लिखना और हस्तलेखन यानी हैंडराइटिंग दोनों समान है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये विकल्प निगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया कि
हस्तलेखन यानी हैंडराइटिंग सुंदर होने का मतलब यह है कि बच्चा जो कुछ भी लिख रहा है वो दृश्यात्मक तौर पर देखने में अच्छा है, लेकिन लेखन कौशल का मतलब यह होता है कि बच्चा अपने मौलिक विचारों को लिख करके सही तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं। तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों एक समान नहीं होता। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, लेखनम अस्ति भावनाम अभिव्यक्तिकरणम, यानी कि लिखना क्या होता है, लिखना अपने भावों को लिख करके अभिव्यक्त करने की बात कही जाती है लेखन कौशल में। ऑप्शन नंबर 2 इसी की बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हस्तनयनयोः समन्वय स्थापनेन विकासः भविष्यति, यानी कि देखिए, हस्तनयनयोः का मतलब क्या हो गया, हस्त ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हस्त मतलब क्या होता है आपका हाथ, और नयन का मतलब होता है आपके नेत्र, आपके आंख, और इनके बीच में समन्वय स्थापित किया गया है, यानी कि कोऑर्डिनेशन है। तो ये किसका विकास करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, हम जो अपने आंखों से देख रहे हैं और हाथों से, यानी कि देखिए मेरे आंख मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मेरे हाथ और मेरे आंखों के बीच जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग को जनरेट करता है, और इसी को हम लोग हस्तलेखन कौशल कहते हैं, क्योंकि आंख और हाथों के समन्वय की वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं और लिख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो हो सकता है आप सही ढंग से ना लिख पाए, लेकिन अगर आपके हाथ और आपके नेत्र दोनों अगर कोऑर्डिनेट करेंगे और समन्वय स्थापित करते हुए लिखना चाहेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। यानी कि ये आपके हैंडराइटिंग से जुड़ा हुआ है, हस्तलेखन कौशल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्राथमिक स्तरे शिक्षार्थिनः स्वगृह भाषायाः अध्यापिताः स्युः यतः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा, उनके स्वगृह यानी अपने घर की भाषा में पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एतेन कक्षासु शांति स्थापनम सुक्रहम भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा, उनके मदर टंग में पढ़ाएंगे तो कक्षा में शांति स्थापित होगी। तो ये विकल्प निगेटिव है। कक्षा में अगर बहुत ज़्यादा शांति भी है तो भी निगेटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ये मानते हैं कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। जब बच्चा सक्रिय यानी कुछ ना कुछ तो एक्टिव होगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ तो प्रश्न करेगा, तो बिल्कुल शांति होना कहीं ना कहीं बच्चे निष्क्रिय होने का इशारा है। इस वजह से शांति होने की वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विद्यालयी भाषायाः नवीन ज्ञानस्य संप्रेषणम भवति। प्रश्न हमसे स्वगृह भाषा के बारे में पूछा गया और यहाँ पर विद्यालय भाषा की बात की गई है। तो विद्यालय भाषा यानी कि औपचारिक भाषा की बात की जा रही है, और प्रश्न होम लैंग्वेज की बात की गई है, बच्चे के मदर टंग की बात की गई है। तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विद्यालयी भाषायाः अधिगमः तथा महत्वपूर्ण नास्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि विद्यालयी जो भाषा होती है उसका अधिगम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि बच्चे को 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रोड्यूस किया गया है, सिफारिश की गई है, जिसके माध्यम से मदर टंग तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ ही साथ एक आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा भी बच्चे को पढ़ना है, और साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ना है जब सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर बच्चा होगा। यानी कि कोई ना कोई तो उसके विद्यालय की विद्यालयी भाषा होगी, यानी कि औपचारिक भाषा होगी, जो कि उसके मदर टंग से अलग हो सकती है। तो ये कह रहा है कि विद्यालय की औपचारिक भाषा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, एतेन तेषाम अध्ययनाध्यापन प्रक्रियायाम सहभागिता भवेत, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चे को अध्यापन प्रक्रिया में सहभागिता लेने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चा जब पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है तो हो सकता है कि वो विद्यालय की औपचारिक भाषा ना जानता हो। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि केवल भोजपुरी लैंग्वेज जानता है और उसका मदर टंग ही भोजपुरी है, यानी उसके घर की भाषा भोजपुरी है। अब वो हिंदी भाषा नहीं जानता है बोलना, तो अगर पहले ही दिन विद्यालय गया और आप उसको रोक देंगे कि नहीं तुम हिंदी में बात करो, तो बच्चा थोड़ा सहम जाएगा, क्योंकि उस लैंग्वेज का वो यूज कैसे कर सकता है जो लैंग्वेज वो जानता ही नहीं है। इस वजह से एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जो भी लैंग्वेज जानता हो, क्यों ना वो भोजपुरी में ही बात करा, उसको भोजपुरी में ही मौका दीजिए आप बोलने के संदर्भ में, और ये उसको सहभागिता दिलाएगा, यानी कक्षा में एक्टिव करेगा। अगर बच्चा अपनी लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं उस परिवेश में अपने आप को समाहित समझेगा, सहभागिता समझेगा। इस वजह से बच्चा कंफर्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा बच्चा कंफर्टेबल होगा चीज़ों को सीखने के लिए, उतना ही कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक विद्यालय समय बालानाम गृह भाषा उपयोगा, यानी कि बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में बच्चे की मदर टंग का उपयोग क्या करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकाराम ऊपरी भारम वर्धयति, यानी कि कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों पर एक भार बढ़ाता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि
एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों बच्चे को मदर टंग में भाषा का उपयोग करने के लिए पैरवी करता है। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता की बात करता है कि एज ए टीचर हमारी भी ये लिमिटेशंस है कि हम सबके मदर टंग के बारे में हो सकता है कि ना जाने, तो कम से कम आप बच्चे को तो मौका दीजिए कि वो अपनी मदर टंग का प्रयोग करे। धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसे सीखेगा और अन्य लैंग्वेजेस को सीखेगा। तो ये टीचर के ऊपर भार नहीं होता है, एक संसाधन के तौर पर एनसीएफ ने कहा है कि अगर बच्चे कई भाषाओं को बोल पा रहे हैं या फिर अलग अलग मदर टंग से संबंधित है तो ये कहीं ना कहीं एक संसाधन होगा जिससे में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीखने का मौका मिलेगा, अन्य संस्कृतियों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि शिक्षकों के ऊपर भार बता रहा था, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, सर्वेषां कृते अधिकम स्वाभाविकम तथा च चिंता कारकम भवति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ाने के लिए है, चिंता बढ़ाने के लिए। तो बच्चों की जो मातृभाषा है वो टीचर का या फिर बच्चे का चिंता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। यहां पर चिंता वर्ड निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उन्नतान अधिगम उद्देश्यान प्रति नयति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो मदर टंग होता है वो हमेशा एक तरीके से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि जो अधिगम का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में इंप्रूव करता है, बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, कोई भी भाषा हो गई, चाहे बच्चे की मदर टंग हो जाए या फिर कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो जाए, भाषा एक माध्यम मात्र है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। चाहे टीचर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, वहां पर एक माध्यम मात्र है कि केवल भाषा का प्रयोग करके बच्चा अधिगम का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। अधिगम का उद्देश्य कहने का मतलब कि मान लीजिए बच्चे को आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बच्चे को आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे की गृह भाषा में मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो बच्चा हिस्ट्री में या फिर ईवीएस में अच्छा समझ सकता है। देखिए, अच्छा समझ सकता है या नहीं समझ सकता या फिर बहुत अच्छा कर सकता है, ये उस भाषा पर निर्भर नहीं है, वो उस बात पर निर्भर है कि बच्चा उसमें कितना प्रयास कर रहा है। केवल एक भाषा के माध्यम से अगर ऐसा होता तो सबको मदर टंग में पढ़ा करके सबको तो इंजीनियर डॉक्टर बनाया जा सकता था। अगर केवल मदर टंग का ही प्रयोग करने से बच्चा अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता, यानी कि सभी बच्चे अगर मदर टंग में पढ़ने लगते तो सब इंजीनियर डॉक्टर होते, फिर देश में इस प्रकार की जो साक्षरता दर है इतनी कम क्यों होती। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि जो मदर टंग है वो एक भाषा मात्र है, अधिगम का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त करने में ये थोड़ा सपोर्ट तो जरूर करता है, लेकिन केवल इसी के माध्यम से आप सफल हो जाएंगे, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि भाषा केवल अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपको साधन देती है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गृहात विद्यालयम प्रति सहज प्रस्थानम प्रोत्साहयति, यानी कि कहा जा रहा है कि ये बच्चों को उसके विद्यालय और उसके घर के बीच कहीं ना कहीं एक पुल का काम करती है, यानी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन करती है उसके घर और उसके स्कूल के बीच में। यानी कि जिस भाषा का प्रयोग वो घर पर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के कर रहा था, उसी भाषा का प्रयोग वो विद्यालय में भी कंफर्टेबल होकर के करेगा। यानी कि वो सहज प्रस्थान करता है, कैसे, अपने घर से विद्यालय की तरफ, अगर मदर टंग का प्रयोग करने उसको दिया जाए। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, योगात्मकस्य आकलनस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। योगात्मक आकलन को अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, तो जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है, जो आपके सत्र के अंत में जो वार्षिक परीक्षा होती है, उसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समेटिव असेसमेंट को नकारात्मक तौर पर देखता है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यानी बच्चे का कक्षा के दौरान ही मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे को अब केवल फाइनल डिसीजन बताना है, विभिन्न स्रोतों से अलग अलग साधनों के माध्यम से उसने साल भर में क्या सीखा है, केवल ये बताना है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में ये होता है कि बच्चे की प्रगति की बात की जाती है कि कक्षा के दौरान बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है उपलब्धि वर्धनम, यानी कि बच्चों के अचीवमेंट को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे को अब उपलब्धि या फिर उसके अचीवमेंट को इंप्रूव थोड़ी करना है, क्योंकि ये तो फाइनल परीक्षा है ना। अब इसके बाद या तो वो पास या तो फेल घोषित होगा। अब उसको कहाँ सुधार का मौका मिलेगा, अब या तो पास या तो फेल होगा। सुधार का तो मौका तब मिलता है ना कि जब बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, उस दौरान अगर उसको कुछ समस्या आई और उसी दौरान उसका समाधान किया गया, तब उसको सुधार का मौका मिलता है। यहां पर सुधार का मौका मिलना ही नहीं है, अब तो उसकी फाइनल परीक्षा है, अब या तो पास या तो फेल। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं उसके अचीवमेंट को सुधारने में मदद नहीं करेगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प दिया गया है पाठ्यक्रमस्य प्रारंभे छात्राणाम बोध संबंधी
तथ्यानाम आहरणम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों का यूनिट शुरू करने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले उनका समझ कितना है ये जानने के लिए समेटिव असेसमेंट या फिर योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जैसे कि एक पाठ जब आप शुरू करते हैं उससे पहले जो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं उनके पूर्व ज्ञान को जानने के संदर्भ में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अब जब आपका फाइनल परीक्षा हो रहा होता है तो आपके पूर्व ज्ञान की जानकारी थोड़ी लेनी है, आपने साल भर में कितना सीखा ये जानकारी लेनी है। ये विकल्प पूर्व ज्ञान की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। पूर्व ज्ञान तो तब किया जाता है ना जब बच्चे को चैप्टर पढ़ाया जाता है, यानी कि सत्र के बीच में, और ये जो परीक्षा हो रही है ये सत्र के अंत में हो रही है, वार्षिक परीक्षा की बात की जा रही है। तो दूसरा विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, अध्यापनस्य छात्राणाम अधिग्रहणस्य च स्तर वर्धयुतम छात्राणाम बोधस्य वर्तमान स्तरस्य समीक्षणानाम, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों का जो करंट लेवल है, यानी कि बच्चों का जो वर्तमान स्तर है उसको इवेलुएट करना और बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, शिक्षण में इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करना। यानी कि देखिए ये वर्तमान स्तर को समझने की बात की जा रही है, समीक्षा करने की बात की जा रही है और उसको एक तरीके से इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, वर्धयतुम, यानी कि उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो देखिए अब इसमें इंप्रूवमेंट की कहीं बात ही नहीं आएगी। जब बच्चे को पास या फिर फेल केवल घोषित करना है तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट कहाँ होगा? इंप्रूवमेंट तो तब होगा ना जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होगा। यहाँ पर समेटिव असेसमेंट की बात की गई है, तो ये इंप्रूवमेंट से संबंधित है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पास और फेल घोषित करने के लिए होता है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, छात्राणाम उपलब्धे मापनम अथवा अंकेक्षणम तथा च गुणवत्ता स्थापनम, यानी कि छात्रों की उपलब्धि इसमें जांची जाती है कि छात्र ने साल भर में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, कितना उसने साल भर में सीखा, उसी की बात की जा रही है। छात्राणाम उपलब्धे मापनम, यानी उनकी उपलब्धि की मापने की बात होती है। और साथ ही साथ अंकेक्षणम, अंकेक्षणम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उनको अंक देने की बात होती है कि साल भर में जो भी आपने सीखा उसको अंक देना, यानी कि आपका रिजल्ट घोषित होता है तो उसमें अंक ही तो होते हैं, नंबर ही तो होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिटी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है कि आप किस कैटेगरी में, आपके रिजल्ट में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से गुणवत्ता आपके रिजल्ट में मेंटेन किया जाता है। ये होता है समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी रीत्या विविध स्थलेषु च योग्य रीत्या भाषायाः उपयोगम कर्तुम आवश्यकता अस्ति, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में किसी भाषा का इफेक्टिवली और एप्रोप्रिएटिवली, यानी कि प्रभावी ढंग से और सही तरीके से यूज करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी किसी भी भाषा का किसी सिचुएशन में यूज करने के लिए, प्रभावी ढंग से यूज करने के लिए क्या आवश्यक है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, व्याकरण नियमानाम ज्ञान से। कहा जा रहा है कि व्याकरण के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जब बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है उससे से पहले भी वो अपनी मदर टंग नेचुरल इन्वायरमेंट में अर्जित कर लिया था। नेचुरल इन्वायरमेंट में जब भाषा को अर्जित किया था, बच्चे ने लैंग्वेज एक्वायर किया था, तो उसने कोई भी व्याकरण का नियम नहीं पढ़ा था। बावजूद इसके वो अपनी बातों को सही ढंग से रख पाता है। या फिर कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति है तो वो कोई भी औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों को नहीं सीखा है विद्यालय में, बावजूद इसके वो अपने बातों को सही ढंग से रख पाता है, विभिन्न परिस्थितियों में सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है। तो व्याकरण का नियम सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति जो अनपढ़ है वो कहीं ना कहीं अपने बातों को तो सही ढंग से रख ही लेता है कहीं ना कहीं पर। तो इसलिए व्याकरण का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, व्याकरणगत पारिभाषिक शब्दानाम लक्षणानाम ज्ञानस्य, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से जो ग्रामेटिकल आइटम है उनकी परिभाषा संबंधित बातें कही जा रही है कि परिभाषा जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, परिभाषा अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है। परिभाषा क्या होता है? उसका पूरा सार दे दिया गया रहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताइए, तो वो पूरा सार है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से वो नियम आया उसको समझाने के लिए चरण दर चरण आपको बच्चे को करके दिखाना होगा, या फिर बच्चा सक्रिय माध्यम से खुद सीखेगा। परिभाषा हमेशा निगेटिव माना जाता है प्राइमरी में, तो इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि परिभाषा के तौर पर आप सिर्फ उसको मुख्य सार बता रहे हैं और बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता नहीं है कि वो आपको परिभाषा को रट लेंगे। वो पेन ड्राइव थोड़ी है कि आप लैपटॉप में लगाएं और उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे। बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा तब तक इसे निगेटिव तौर पर माना जाता है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, व्याकरणम प्रति व्यवस्थित ध्यानस्य,
कहा जा रहा है कि व्याकरणम प्रति व्यवस्थित ध्यान से, यानी कि एक तरीके से व्याकरण पर ध्यान देने की बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वाले विकल्प को गलत करके बताया था कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो भी वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख लेता है, अपने बातों को बोल करके अभिव्यक्त कर लेता है। तो इसके लिए व्याकरण के प्रति एक तरीके से व्यवस्थित ध्यान देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संदर्भानुसारम व्याकरणस्य प्रयोगपरि अवधानस्य, यानी कि संदर्भ के अनुसार जो ग्रामर है उसका कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए। तो यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जिस भी टॉपिक पे बातचीत चल रही है, जिस भी टॉपिक पर बात करना है, उस संदर्भ में हम अपने बातों को बोल करके अभिव्यक्त कर पाए प्रायोगिक तौर पर। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम उस भाषा का प्रयोग करके इंटरेक्शन कर पाए। और चौथे विकल्प में इंटरेक्शन की बात की जा रही है कि भाषा को प्रयोग कर पाए, देखिए प्रयोग कर पाए और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि पहले वाले विकल्प में मैंने व्याकरण के ज्ञान को निगेटिव माना और चौथे वाले विकल्प में भी तो व्याकरण की बात की जा रही है, तो इसे मैंने पॉजिटिव क्यों मान लिया। देखिए, पहले वाले विकल्प में केवल व्याकरण की बात की जा रही है, केवल व्याकरण नियमों की ही केवल बात की जा रही है। लेकिन चौथे वाले विकल्प में प्रयोग करने की बात की जा रही है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में उस भाषा का प्रयोग करने की बात की जा रही है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस तरीके से प्रयोग करने की बात की जा रही है। इस वजह से यहां पर अब व्याकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, व्याकरण से ज्यादा यहां पर दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यह पॉजिटिव हुआ, और जो पहला वाला विकल्प था वो केवल व्याकरण के नियम की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।